संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित घटक या तत्व सम्मिलित होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित घटक या तत्व सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, संप्रेषक। संप्रेषक या संप्रेषण करता या संप्रेषण करता। संप्रेषक या संप्रेषण करता, इसे हम सेंडर भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? सेंडर। ठीक है, संप्रेषक या संप्रेषण करता या सेंडर जो सूचनाओं को, संदेशों को भेजने का काम करता है। वह व्यक्ति जो संदेश, सूचना, भाव व विचारों को भेजने का काम करता है उसे क्या कहेंगे? संप्रेषक या संप्रेषण करता या सेंडर या भेजने वाला, या वो व्यक्ति जो विषय वस्तु या संप्रेषण सामग्री को क्या करता है? तैयार करता है, या संप्रेषण सामग्री को तैयार करने वाला वो व्यक्ति। ठीक है, वो कहलाता है संप्रेषक या संप्रेषण करता। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड पॉइंट, संप्रेषण सामग्री। संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण सामग्री वह क्या होती है? संप्रेषण सामग्री, जैसे संप्रेषण सामग्री में संदेश आते हैं, सूचनाएं आती हैं। संप्रेषण सामग्री में संदेश आता है, सूचनाएं आती हैं, भाव विचार होते हैं। ये सब किसमें आते हैं? संप्रेषण सामग्री में। ये सभी किसमें आते हैं? संप्रेषण सामग्री में। संदेश, सूचनाएं, भाव व विचार, या कोई भी विषय वस्तु, या प्रमाण कोई भी विषय वस्तु। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना तीसरा। देखो संप्रेषक संप्रेषण करता या सेंडर, संप्रेषण सामग्री, संदेश, सूचनाएं, भाव व विचार व विषय वस्तु। अगला है उनके लिए माध्यम, यानी उसका माध्यम कौन सा है? माध्यम या कहे तो साधन। ठीक है, माध्यम या साधन, इसी को कहते हैं अपन मीडियम। मीडियम मीडियम, जैसे इसको अपन कहेंगे मैसेज। ये वाला क्या है? मैसेज। इसके बाद अगला है चौथा। अब देखो अगला पॉइंट है अपना चौथा, ये होता है संप्रेषी। ये होता है संप्रेषी। देखो संदेश या सूचनाओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? संप्रेषी। और संप्रेषी को अपन क्या करते हैं? संप्रेषण ग्रहण करता, या इसी को कहते हैं अपन संप्रेषण ग्रहण करता व्यक्ति, जो संदेश, सूचनाओं, भाव व विचारों को क्या करता है? ग्रहण करता है। संदेश, सूचना, भाव, विचारों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? संप्रेषी। या इसी को क्या है तो अपन रिसीवर, या इसी को क्या कहें? रिसीवर, ग्रहण करने वाला व्यक्ति, रिसीवर। ठीक है, अगला है पांचवा अपना प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि या कहे तो इसको पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण या कहे तो फीडबैक। फीडबैक फीडबैक को सभी पॉइंटों को। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित घटक या तत्व सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले संप्रेषक या संप्रेषण करता, दूसरा है संप्रेषण सामग्री, तीसरा है माध्यम या साधन, तीसरा है चौथा है संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता जो रिसीवर व्यक्ति है, और पांचवा है प्रतिपुष्टि। देखो देखना, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लिखवा दूंगा। देखो, जिस व्यक्ति के द्वारा संदेश, सूचनाओं को भेजा जाता है वो क्या कहलाएगा? संप्रेषक या संप्रेषक या संप्रेषण करता। वही होता है संदेश, सूचना, भाव, विचारों को भेजने वाला या प्रेषित करने वाला व्यक्ति। और साथ में अब भेजेगा किसको? संप्रेषण सामग्री। ये व्यक्ति किसको भेजेगा? संप्रेषण सामग्री। अब संप्रेषण सामग्री होती क्या है? संप्रेषण सामग्री
जैसे कोई भी सूचना है, जैसे कोई संदेश है, भाव है, कोई भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, है ना, या कोई भी विषय वस्तु हो सकती है। जैसे कोई भी विषय वस्तु जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अध्यापक होता है, अध्यापक संप्रेषण सामग्री की सहायता से ही बच्चों को बताएगा। संप्रेषण सामग्री होगी ना उसके पास। जैसे आप सभी व्यक्ति विद्यालय में टीचर बन जाते हो और आपके पास किताब है, जैसे हिंदी है, कोई संस्कृत वाला है, कोई गणित वाला है, कोई विज्ञान वाला है, सभी अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अब सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी संप्रेषण सामग्री कंटेंट को या विषय वस्तु को बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। विषय वस्तु जिसको पढ़ाना है बच्चों को, वो जो विषय वस्तु, तो उसको पढ़ाने के लिए अपन उसको पढ़ाएंगे, तो वो संप्रेषण सामग्री अपने पास कंटेंट होना जरूरी है, ठीक है, वो होना आवश्यक है। तो उसके लिए अपने पास कोई संदेश होगा, कोई सूचनाएं होगी, किसी प्रकार के भाव होंगे या कोई विचार होगा, ठीक है। तो इनको अपन क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे। अब देखो अगला है माध्यम। माध्यम की अपन बात करें, माध्यम या साधन क्या होता है? संप्रेषणकर्ता के द्वारा जिस संप्रेषण सामग्री को तैयार किया जाता है उसको भेजने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की। और माध्यम की आवश्यकता होगी तो माध्यम के लिए जैसे अपन या तो किसी भाषा माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कोई भाषा है, अपन किसका प्रयोग करें? भाषा का, ठीक है। भाषा कोई भी भाषा, जैसे आप, हाँ, जैसे आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या जो भी भाषा है, आप उस भाषा का माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, उस भाषा के माध्यम का क्या कर रहे हो? आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। और साथ में जैसे कोई भाषा माध्यम के साथ आप उसमें जिस चीज को सहायक के रूप में प्रयोग कर रहे हो, जैसे आपने यंत्र का प्रयोग किया, जैसे मैं इसको साधन का प्रयोग कर रहा हूँ सभी तक आवाज पहुंचाने के लिए, तो ये भी क्या है? भाषा के साथ साथ एक माध्यम हो गया। यानी अपने संदेश सूचनाओं को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम या साधन का प्रयोग करते हैं वो होता है माध्यम। वो क्या कहलाता है? माध्यम। अगला है संप्रेषी। अगला है संप्रेषी। ग्रहणकर्ता या रिसीवर क्या होता है? देखो, संप्रेषी वो व्यक्ति जो संप्रेषक द्वारा तैयार की गई संप्रेषण सामग्री को किसी माध्यम की सहायता से क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहणकर्ता कहते हैं या रिसीवर कहते हैं। अगला है प्रतिपुष्टि। देखो, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण। जैसे आपको पढ़ाने के बाद में आपसे कोई आके पूछता है कि कैसा पढ़ाया गया, कैसा पढ़ाया गया, कैसा बताया गया, तो आप सभी कहोगे कि बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया, या कहोगे समझ में नहीं आया कोई भी चीज, ठीक है, या आपने कहा कि बिल्कुल अच्छा समझ में आया। तो दोनों चीजें होती है। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि या नकारात्मक प्रतिपुष्टि देते ना अपन किसी के प्रति, किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा जो ओपिनियन देते हैं अपन सीखने के बाद, सकारात्मक या नकारात्मक, या तो आप पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे, तो वो होती है प्रतिपुष्टि। तो ध्यान रखना, संप्रेषण की प्रक्रिया तभी प्रभावी मानी जाती है जब संप्रेषणकर्ता द्वारा संदेश, सूचनाएं, भाव, विचार या संप्रेषण सामग्री को संप्रेषियों तक पहुंचाने के बाद सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाए। कौन सी प्रतिपुष्टि? सकारात्मक। पॉजिटिव फीडबैक जब प्राप्त किया जाए तो वो प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रभावी संप्रेषण। यदि आपके द्वारा किया गया संप्रेषण निष्प्रभावी है, यानी ना तो वो समझ स्थापित कर सके, ना उन चीजों को सीख सके, और ना ही उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिपुष्टि आपको दी, तो वो प्रभावी संप्रेषण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 5 घटक या तो याद रखोगे। हाँ, तो ये नोट कर लिया सबने? ठीक। अब देखो आगे, देखो सबसे पहला है संप्रेषण। सबसे पहले कौन सा आता है? संप्रेषक। सबसे पहला आता है संप्रेषण। संप्रेषक मतलब सेंडर। उसके बाद आता है संप्रेषण सामग्री, ठीक है। संप्रेषण सामग्री के बाद आता है माध्यम। माध्यम और माध्यम के बाद संप्रेषण या संप्रेषण ग्रहण करना, ठीक है। और फिर इसके द्वारा जो दी जाती है वो क्या होती है? प्रतिपुष्टि।
ठीक है, इसके द्वारा क्या की जाती है, प्रतिपुष्टि। इसके द्वारा दी जाती है प्रतिपुष्टि, यानी कहें तो अपना फीडबैक, उसको क्या कहेंगे, फीडबैक, जो आपके द्वारा दिया जाने वाला फीडबैक है वो दे प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो देखो सेंडर अपना कोई मैसेज तैयार करता है, सेंडर क्या करता है, तैयार मैसेज, और उसको किसी मीडियम की सहायता से प्रेषित करता है कि कहाँ तक, रिसीवर तक। किस तक, रिसीवर तक। तो रिसीवर तक जो पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने के बाद में जो संप्रेषण जो करता है वो क्या करता है, उसकी प्रतिपुष्टि देता है। प्रतिपुष्टि किसको प्रदान करता है, सेंडर को। किसको देता है, सेंडर को। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखो ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में अपन ने कितने पॉइंट देखे भाई, देखो कितने, पहला, दूसरा कितने घटक है, 4 और ये 5 घटक हो गए अपने। कितने घटक हो गए, 5। अब देखो इस प्रक्रिया में आपने देखो इस प्रक्रिया में आपने ये सोचा कभी कि जो संप्रेषण जो व्यक्ति होता है, जो संप्रेषण करता जो व्यक्ति होता है, वह क्या करता है, संदेश, सूचना, भाव और विचारों, यानी संप्रेषण सामग्री या विषय वस्तु कंटेंट को तैयार करता है। किसको तैयार करता है, कंटेंट को। अब जैसे आप अध्यापक हो और आपको विद्यालय में पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए आपके पास सूचना होनी चाहिए, यानी सूचना पढ़ाने के लिए देने का मतलब विषय वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु। जो लिखवाई मैंने विषय वस्तु, वो विषय वस्तु रहेगी तभी आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। बिना विषय वस्तु के आप नहीं पढ़ा पाओगे। विषय वस्तु कंटेंट होना आवश्यक है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, विषय वस्तु को निर्धारण करोगे, यानी संदेश, सूचना, भाव, विचारों के रूप में आप विषय वस्तु का क्या कर रहे हो, चयन कर रहे हो। जैसे मेरे द्वारा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो मैं संप्रेरक जो स्रोत हूँ, मेरे द्वारा आपके लिए कोई भी कंटेंट या विषय वस्तु को क्या किया गया, तैयार किया गया। तो देखो संप्रेषणकर्ता के द्वारा या संप्रेषक व्यक्ति के द्वारा विषय वस्तु का क्या किया जाता है, पहले तैयार की जाती है, और तैयार करने के साथ में वो अपने मन मस्तिष्क में उसके प्रति, उस संदेश के प्रति, उस सूचना के प्रति अपने विचारों को उसके साथ जोड़ता है, पुनर्गठित करता है। सूचना संदेशों को उसके साथ क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, और जोड़ करके उस विषय वस्तु को किस प्रकार या किस तरीके से संप्रेषियों के सामने प्रेषित करना है, इस प्रकार का तरीका अपनाता है। देखो हम जब किसी चीज को, किसी विषय वस्तु को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, पहले क्या करते हैं, कहते हैं ना, बहुत सी बार अपन बोलने से पहले सोचते हैं, कहते हैं ना, अरे बहुत सी बार कहा जाता है कि बोलने से पहले सोच कर बोलना, अच्छे प्रकार से बोलना। जैसे मुझे किसी चीज को आपको बताना है, कोई भी बात बोलनी है, कुछ भी चीज है, तो मैं पहले क्या करूंगा, अपने मन मस्तिष्क में उस चीज के प्रति भाई विषय वस्तु का चयन करूंगा, विषय वस्तु तैयार करूंगा, उसको साथ में अपने विचारों के साथ पुनर्गठित करूंगा, उसको अपने विचारों के साथ क्या करूंगा, पुनर्गठित, और उसको आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष तरीके का क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा, एक विशेश तरीका अपनाऊंगा, जिसकी सहायता से आप उस चीज को समझ सको, अच्छे प्रकार जान सको। ठीक है, तो वो जो तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके को ही एनकोडिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, एनकोडिंग। उसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग की प्रक्रिया, इसे एनकोडिंग कहा जाता है या कोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग या कोडिंग, ये जो प्रक्रिया होती है, एनकोडिंग या कोडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज को। तो एनकोडिंग की प्रक्रिया क्या हुई, अब देखो एनकोडिंग किसके द्वारा की जाती है, संप्रेषक के द्वारा। संप्रेषक एनकोडिंग में क्या करता है भाई, कि मन मस्तिष्क में जो विषय वस्तु शिक्षण सामग्री जो तैयार की गई है, उस संप्रेषण सामग्री में अपने विचारों को जोड़ते हुए उसे किस प्रकार से संप्रेषियों के सामने प्रकट करना है या अभिव्यक्त करना है, यही प्रक्रिया एनकोडिंग होती है। यही प्रक्रिया क्या होती है, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद जब एनकोडिंग कर लेता है तो वो संप्रेषण सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है वो, तैयार। अब उस तैयार सामग्री को संप्रेषियों तक पहुंचाने के लिए हम किसी भाषा रूपी माध्यम, किसी यंत्र रूपी माध्यम, किसी भाषा रूपी माध्यम, किसी यंत्र रूपी माध्यम का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या उसकी सहायता लेते हैं, तो वो होता है अपना मीडियम। उसके बाद जिन व्यक्तियों तक संप्रेषण सामग्री पहुंचाई गई है, वह व्यक्ति क्या है, रिसीवर या संप्रेषी। वह व्यक्ति क्या है, रिसीवर या संप्रेषी। और जब उन लोगों ने उस संप्रेषण सामग्री के प्रति अपनी स्वयं की समझ स्थापित करते हुए उसके प्रति सकारात्मक रूप से
सकारात्मक रूप से जो फीडबैक दिया जाता है, जो अनुक्रिया की जाती है, सकारात्मक रूप से उसके प्रति जो अनुक्रिया की जाती है वही क्या कहलाती है? प्रतिपुष्टि। वही क्या होती है? यानी उसके प्रति उनका रेस्पॉन्स क्या रहा, वो होता है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। और ये प्रतिपुष्टि जब संप्रेषक व्यक्ति को जिसके द्वारा संदेश या सूचनाओं का प्रवाह किया गया उस व्यक्ति को जब मिल जाती है तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है। आगे बात समझ, संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने घटक या तत्व होते हैं? 5 घटक। सबसे पहला संप्रेषण, दूसरा संप्रेषण सामग्री, तीसरा माध्यम, चौथा संप्रेषण और पांचवा प्रतिपुष्टि। ठीक है, इसको बनाओ तो बना लो। ठीक है, लिखो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो, संप्रेषक क्या होता है इसके बारे में। नंबर 1 लिखो संप्रेषक। संप्रेषक, संप्रेषक, संप्रेषक क्या होता है? पहला डालो संप्रेषक। संप्रेषक या संप्रेषण करता, संप्रेषक या संप्रेषण करता, संप्रेषक या संप्रेषण करता, संप्रेषण करता भी बोलते हैं, संप्रेषण करता। देखो, वह व्यक्ति या स्रोत, वह व्यक्ति या स्रोत, वह व्यक्ति या स्रोत, वह व्यक्ति या स्रोत जो संदेश सूचनाओं, भावों व विचारों को, तैयार करता है, भावों व विचारों को तैयार करता है तथा उन्हें संप्रेषित तक पहुंचाता है, उसे संप्रेषक या संप्रेषण करता कहते हैं। उसे संप्रेषक या संप्रेषण करता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संप्रेषक या संप्रेषण करता। ध्यान रखना, सेंडर, सोर्स, कोई भी स्रोत हो सकता है। सोर्स, संप्रेषक का कोई स्रोत हो सकता है ना, जैसे कोई माध्यम तो साथ में हो लेकिन स्रोत अलग होता है। ठीक, वो स्रोत जो आपको सूचना प्रदान करता है, आपको सूचना दे रहा है, वो स्रोत तो होता है संप्रेषक। ठीक है, आगे बात समझो। कोई भी वक्ता व्यक्ति समझ सकते हो इसमें। अरे इसमें संप्रेषक में जो व्यक्ति संदेश भेजता है, विचार प्रकट करता है, संदेश आप तक पहुंचा रहा है, वही व्यक्ति क्या है? संप्रेषक है। आगे बात समझो। दूसरा लिखो, भला हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा संप्रेषण सामग्री या मैसेज या कोई भी संदेश। ठीक है, संप्रेषण सामग्री क्या होती है? संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण सामग्री इसमें लिखो संप्रेषक के द्वारा तैयार की गई, तैयार कंप्लीट है ना, संप्रेषक के द्वारा तैयार की गई, संप्रेषक के द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु, क्वेश्चन में लिख लो, क्वेश्चन लगा के संदेश, सूचना, भाव व विचार, फिर क्वेश्चन करो, विषय वस्तु, क्वेश्चन लगा के लिखो संदेश, सूचनाएं, भाव व विचार, सभी उस विषय वस्तु का एक भाग हो सकती है। चाहे संदेश हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, उसके स्वयं के विचार हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, वो सभी क्या है? विषय वस्तु या संप्रेषण सामग्री। विषय वस्तु संप्रेषण सामग्री कहलाती है। क्वेश्चन बंद करके लिखना, संप्रेषण सामग्री कहलाती है। अगला लिखो माध्यम। तीसरा, माध्यम क्या होता है?
अगला लिखो माध्यम। माध्यम देखो क्या होता है माध्यम, जिसकी सहायता से संप्रेषण सामग्री को संप्रेषित तक पहुंचाया जाता है। जिसकी सहायता से, तो लिखो जिसकी सहायता से संप्रेषण सामग्री को, जिसकी सहायता से संप्रेषण सामग्री को उसी अर्थ व भाव के साथ, उसी अर्थ व भाव के साथ संप्रेषित तक पहुंचाया जाता है। उसी अर्थ व भाव के साथ संप्रेषित तक पहुंचाया जाता है। उसी अर्थ व भाव के साथ संप्रेषित तक पहुंचाया जाता है। उसी अर्थ व भाव के साथ संप्रेषित तक पहुंचाया जाता है। जिसकी सहायता से, है ना, जो भी कोई भी, जिसकी सहायता कोई भी साधन हो सकता है, हाँ, उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे माध्यम कहते हैं। जिसकी सहायता से, यानी जो साधन का काम कर रहे हैं, भाषा संदेश सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जो किसका काम कर रहा है? माध्यम का, साधन का। अगला है 14 पॉइंट, संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता। संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता। देखो वह व्यक्ति जिसके द्वारा संप्रेषण सामग्री को उसी व अर्थ और भाव के साथ क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यानी कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, बहुत सारे। जैसे मैं इसको इकल्ले को पढ़ाऊं, इसी को समझाऊं, या सभी को साथ में समझाऊं, तो एक व्यक्ति या बहुत सारे हो सकते हैं। तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके द्वारा संप्रेषण सामग्री को उसी अर्थ व भाव के साथ ग्रहण किया जाता है, उसे संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता कहते हैं। उसे संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता है। अगला है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। क्या होता है? अगला है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि ये रहा फीडबैक, है ना, प्रतिपुष्टि। अब एक मिनट रुकना है, देखो अब समझना बात को। जब व्यक्ति ने ग्रहण की, अब ग्रहण करने के बाद में, देखो ग्रहण करने के बाद में जब वो अपने मन मस्तिष्क में, जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है ना, अपने मन मस्तिष्क में उस चीज के प्रति क्या करता है? धारणा बनाता है, वो अनुभव करता है, महसूस करता है कि मुझे ये जो सीखा है वो समझ में आया नहीं आया, अंदर खुद रहता है, अपने आप में खुद महसूस करता है। यानी अपने आप में जब ग्रहण की गई विषय वस्तु के प्रति अपनी समझ स्थापित करता है और उस समझ को अनुभव करता है, महसूस करता है अपने अंदर, वो प्रक्रिया कहलाती है डिकोडिंग। वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग। इसे अपन डिकोडिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग। ठीक है, यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाई। अब बताओ डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? संप्रेषी के द्वारा। और एनकोडिंग किसके द्वारा?
यानी संप्रेषक जो व्यक्ति विचारों को किस तरीके से प्रकट करना है वो जो प्रक्रिया करता है वो होती है डिकोडिंग। और ग्रहण करने वाला संदेश सूचना को किस प्रकार समझ रहा है, अनुभव कर रहा है समझ करके, वो होती है डिकोडिंग। ठीक है, हाँ तो लिख लिया था उसे संप्रेषित करते हैं। अब कौन क्या लिखवा रहे थे? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि लिखवा रहे थे तो लिखो प्रतिपुष्टि में, लिखो प्रतिपुष्टि में लिखना संप्रेषण ग्रहण करता, संप्रेषण ग्रहण करता, संप्रेषण ग्रहण करता या संप्रेषी व्यक्तियों द्वारा, संप्रेषण ग्रहण करता या संप्रेषी व्यक्तियों द्वारा, या पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक, व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण सामग्री को समझ करके, संप्रेषण सामग्री को समझ करके उसके प्रति अपने विचार व उसके प्रति अपने विचार व उसके प्रति अपने विचार व मत प्रस्तुत करना, उसके प्रति अपने विचार वो मत, अपना मत होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव मत, विचार व अपना मत प्रस्तुत करना, विचार व मत प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रतिपुष्टि कहलाता है, कहलाती, प्रतिपुष्टि कहलाती है। ठीक है, हो गया। अब देखो ये हो गया प्रतिपुष्टि कहलाती है। तो ये अपने संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एक बार ध्यान से वापस से 1 मिनट के लिए देखना। सबसे पहले जो व्यक्ति संप्रेषण सामग्री को तैयार करता है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। क्या कहलाता है वो? हाँ, क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है वो? संप्रेषण। वेरी गुड। हाँ, तो जो व्यक्ति संप्रेषण सामग्री को तैयार करता है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। अब संप्रेषण सामग्री क्या हो सकती है? कोई भी संदेश सूचना कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये संप्रेषण करता। अब देखो वो तैयार कर लेता है, तैयार करने के बाद को बाद में उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, यानी प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, विचारों को प्रकट करने का जो तरीका होता है वो तरीका ही क्या कहलाता है? एनकोडिंग। क्या कहलाता है वो? एनकोडिंग। वो जो विचारों को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? एनकोडिंग। इसके बाद में एनकोडिंग करने के बाद जब वो संप्रेषण सामग्री पूर्ण रूप से तैयार करके रख देता है सामने, तो ध्यान रखना वो तैयार की गई शिक्षण सामग्री, विषय वस्तु, संदेश सूचनाएं, कुछ भी ऐसे भाव, वो सब क्या कहलाएंगे? संप्रेषण सामग्री। क्या कहलाएंगे वो? यानी संप्रेषक के द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु ही संप्रेषण सामग्री कहलाती है। और संप्रेषण सामग्री को जिसकी सहायता से, जिन साधनों की सहायता से संप्रेषियों तक पहुंचाया जाता है, जिन साधनों की सहायता से संप्रेषियों तक पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? माध्यम। और जो व्यक्ति संप्रेषण सामग्री को क्या करता है? ग्रहण करता है। जो व्यक्ति संप्रेषण सामग्री को ग्रहण करता है उन्हें संप्रेषी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संप्रेषी या संप्रेषण ग्रहण करता। ठीक है। अब वो ग्रहण करने के बाद में उसके प्रति अपनी स्वयं की समझ बनाता है, उस चीज को अनुभव करता है, समझ स्थापित करता है, वो प्रक्रिया डिकोडिंग। वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग। और डिकोडिंग करने के बाद में अपने स्वयं के विचार, अपने स्वयं के विचार, वो मत किसको बताता है? वो इसको संदेश प्राप्त करता हो, इसको अपने मत दे देता है कि हाँ भाई ये अपना मत प्रकट कर दिया उसके सामने, अभिव्यक्त करना, वो कहलाती है प्रतिपुष्टि। वो क्या कहलाती है? आगे ये समझ में बात? ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपने संप्रेषण की प्रक्रिया कंप्लीट। अब देखो संप्रेषण के सिद्धांत पढ़ेंगे अपना। अगला टॉपिक हो है अपना संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत यानी वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनका संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायता होती है, जिनकी क्या क्या सहायता होती है?
ठीक है। संप्रेषण के सिद्धांतों की अपन बात करेंगे तो ये होते हैं जो जिनकी संप्रेषण में जिनकी सहायता होती है या जो संप्रेषण की प्रक्रिया। एक काम करो, टॉपिक डाल लेंगे तुमने एक बार, और डिकोडिंग एनकोडिंग के बारे में भी कहीं पे लिख लो थोड़ा सा, उसको लिख लो, उसको भी लिखवा देता हूँ मैं साथ में, डिकोडिंग एनकोडिंग को इसको लिख लेंगे। पर वही कई जगह है ना तो डिकोडिंग एनकोडिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लेना, स्टार लगा के लिखना उसमें। एक तो एनकोडिंग, एक होती है एनकोडिंग, इसे अपन कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एनकोडिंग। सिद्धांतों को लिखने से पहले थोड़ा सा कहीं पे लिख लो ना, लिखो एनकोडिंग में लिख लेना। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से संप्रेषक या संप्रेषणकर्ता संदेश सूचनाओं भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाता है। अभिव्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिकोडिंग। आगे लिखो डिकोडिंग। लिख लिया? वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से संप्रेषी व्यक्ति या संप्रेषण ग्रहण करता संप्रेषित सामग्री के प्रति संप्रेषित यानी जो भेजी गई सामग्री है, संप्रेषित सामग्री के प्रति अपनी समझ को बनाते हुए उसके प्रति स्वयं की धारणा या अपनी अनुभूति महसूस करता है। स्वयं की अनुभूति
महसूस करता है। ठीक है, स्वयं की धारणा वह अपनी अनुभूति महसूस करता है। स्वयं की धारणा या अपनी स्वयं की अनुभूति महसूस करता है वो। ठीक है, उसे डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत और संप्रेषण के सिद्धांत को पढ़ने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखो संप्रेषण के सिद्धांत। देखो सबसे पहले अनवरत प्रक्रिया या निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत या निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत या निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत। अनवरत प्रक्रिया या निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत तो यही यूं कहता है, समझना बात को, कि संप्रेषण जो प्रक्रिया है, जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखना, निरंतर या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो जब तक संप्रेषक द्वारा बनाए गए उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, संप्रेषण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, संप्रेषक जो व्यक्ति होते हैं उसके उद्देश्यों की या लक्ष्यों की पूर्ति जहां तक नहीं हो जाएगी, ये प्रक्रिया वहां तक चलती रहेगी। ठीक है, तो बोला लिख लो, अनवरत प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत में एक या दो लाइन लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया, इस सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर व लगातार चलती रहती है। निरंतर व लगातार चलती रहती है। निरंतर व लगातार चलती रहती है जब तक लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। जब तक लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति न हो जाए। ठीक है, अगला है समन्वय या सामंजस्य का सिद्धांत। समन्वय या सामंजस्य का सिद्धांत। देखिए समन्वय सामंजस्य का सिद्धांत क्या होता है। देखो संप्रेषण की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? संप्रेषण की प्रक्रिया में जब संप्रेषणकर्ता के द्वारा आपस में अपने विचारों को साथ साथ नवीन तथ्यों को भी जोड़ दिया जाता है। नवीन तथ्यों को भी क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है।
यानी उसमें जो संप्रेषण सामग्री जो तैयार है उसमें और अधिक से, जैसे मान लो किसी की सहायता लेकर के वो उनमें और नहीं पुनर्गठित कर देता है, चीजों को और अधिक पुनर्गठित कर देता है, वो होता है समन्वय या सामंजस्य का सिद्धांत। तो लिखो इसके अनुसार संप्रेषणकर्ता के द्वारा संप्रेषणकर्ता के द्वारा सूचनाओं व संदेशों को पुनर्गठित करके या जोड़ करके अभिव्यक्त किया जाता है। पुनर्गठित करके या जोड़ करके अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है पर्याप्तता का सिद्धांत। पर्याप्तता का सिद्धांत ये कहता है कि तैयार की गई संप्रेषण सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ी हो और ना ही ज्यादा संक्षिप्त हो। यानी संक्षिप्त हो सकती है लेकिन ज्यादा विस्तृत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, पर्याप्त होना। तो इसमें देखो इसके अनुसार संप्रेषण सामग्री इसके अनुसार संप्रेषण सामग्री पर्याप्त होना चाहिए तथा विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। पर्याप्त होनी चाहिए तथा विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। पर्याप्त होनी चाहिए तथा विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। संप्रेषण सामग्री में आगे और लिखो, संप्रेषण सामग्री में अधिक व्यापकता नहीं होना चाहिए तथा वह संप्रेषियों के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। अगला लिखो संगतता का सिद्धांत। संप्रेषणकर्ता के द्वारा तैयार की गई संप्रेषण सामग्री उद्देश्यों के संगत होना चाहिए। उद्देश्यों के संगत होना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए उसे बनाया गया है।
जिन उद्देश्यों के लिए उसे बनाया गया है। उद्देश्यों के संगत होना चाहिए, जिन उद्देश्यों के लिए उसे बनाया गया है उनके संगत होना। संगत यानी समान होना, अनुकूल होना, ठीक है, अनुकूल, सेम, हाँ, ठीक है, ठीक है। अगला लिखो, समयानुकूलता, समयानुकूलता का सिद्धांत। समय की अनुकूलता होना भी आवश्यक है, यानी संप्रेषण सामग्री को प्राप्त करने में वो समय तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। समय अनुकूलता, समय अनुकूलता, समय प्लस अनुकूलता दीर्घ संधि है ना, समय अनुकूलता का दीर्घ संधि हो गई है, समय अनुकूलता, ठीक है। देखो इसमें लिखो, हाँ मस्त लिखो, अभी तो अपन बैठे ही, अभी तो लिखना स्टार्ट नहीं किया अपन, है ना। मस्त रहो, बिंदास रहो, आराम से पढ़ते रहो, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो तो इसको पढ़ना है। घर पे जाके पढ़ोगे तभी तो अपन 2-4 दिन, देखो अभी मेरी क्लासें मैं रेगुलर लगवा दूंगा 2-3 दिन पर, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लगेगी क्लास रेगुलर लगेगी, है ना। पर अभी जो है कंटेंट अपने एक टॉपिक को कंप्लीट करें, सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद सामाजिक परिपक्वता वाला भी थोड़ा बड़ा है, बाद में छोटे छोटे टॉपिक है, और उनको मैं बढ़िया एक क्लास में सबको कंप्लीट करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना सिलेबस सही टाइम पे हो जाएगा, सही टाइम पे कर दूंगा। बस ये है कि जैसे आज बच्चे कमाए, आज शादी है ना, जा रहे हैं, आज या शादियों में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो अभी कंपटीशन इतना ही है कि अपन को शादी ब्याह सब होते रहते हैं, बाकी पढ़ाई भी जरूरी है, जाना आना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी कीजिए। पढ़ाई जरूरी है जीवन में, पढ़ाई नहीं होना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करोगे तभी है। हाँ, सक्सेस होने पर वो भी आएंगे जो तुम्हारी शादी में नहीं आए हो या तुम नहीं गए हो, वो भी आएंगे तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस उपलब्धि होना बहुत जरूरी है। आज देखते हो आप लोग कि हम अपने समाज सोशल में एक चीज़ होती है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेस होता है उसके पास कहीं ना कहीं उपलब्धि प्राप्त है, सक्सेस है ना, तो सक्सेस वाले व्यक्ति का स्टेटस और अनसक्सेस या उसका स्टेटस तुमको देख लेना, तुम्हें खुद को लगेगा कि यार व्यक्तियों के बीच में कैसा मतभेद होते हैं, है ना, मन भाव अलग अलग होते हैं। आज जो व्यक्ति चाहे कुछ भी किया उसने, लेकिन वो बढ़िया पोजीशन पर है, बढ़िया सेटअप है, उसका एक बढ़िया स्टेटस है, तो उसको लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। हाँ, चाहे वो उसने कुछ भी किया हो, लेकिन वो बढ़िया एक सेट है आज। तो देखो अपन को भी अपने जीवन में अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। हम जिस लक्ष्य के लिए बैठे हैं वो लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती है जीवन में, परिस्थितियाँ सभी प्रकार की होती हैं। कभी कभी व्यक्ति अनेक परिस्थितियों का सामना करता है, कोई से भी मान सकते हैं अपन, कभी समय नहीं मिलता, कभी और प्रॉब्लम हो सकती है, या कई कैसी भी प्रॉब्लम, लेकिन सभी प्रॉब्लमों से अपने आप को मजबूत बनाते हुए उन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करना पड़ता है। देखो सबसे कठिन काम कौन सा होता है? पढ़ाई करना। सभी को पता है सबसे कठिन काम पढ़ाई करना, यही अपन को सबसे कठिन लगता है। बाकी अपन को जैसे टाइम खराब करना हो कैसे भी कर सकते हैं, टाइम पास कैसे भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए अपन को प्रॉपर पढ़ाई के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित तभी हो पाओगे देखो जब आप उस पर टाइम दोगे, हर चीज़ से दूर रहोगे। सोशल मीडिया फालतू चीज़ें होती है, अपन जानते हैं, मोबाइल वगैरह अपन इसमें कितना समय खराब कर देते हैं, कर ही देते हैं। देखो अगर आपके पास मोबाइल है और आपने उसमें कुछ ना कुछ चलाना स्टार्ट कर दिया तो आपको आधा 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा कब खराब हो गया। सही है, रियल बात है। हम इंस्टाग्राम फालतू इन चीज़ों पे ऐसे रील स्क्रॉल करते करते इतना टाइम निकाल देते हैं कि एक टाइम पे लगता है कि यार इतनी देर तक क्या किया, कोई मतलब नहीं निकला उस चीज़ का, है ना। हाँ, किसी के वो देखना, किसी का स्टेटस देखना है, किसी को मेंशन कर रहे हैं, स्टोरियाँ लगा रहे हैं, स्टोरियाँ लगाने में आज 10-15 आधे घंटे खराब कर रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा साइड करो। अभी का जो टाइम है इस पर फोकस करो, पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए अपना अभी का जो टाइम है। हाँ, सभी चीज़ों को इंजॉयमेंट के साथ जीवन में सब चीज़ें मिलती है, बस करते रहो, पढ़ाई करो और बढ़िया मस्ती से करो, ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ, ना किसी का प्रेशर, ना किसी की, सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरित होकर करते रहो कि मुझे क्या करना है, जीवन में जो करना है उसके लिए करो, बस ये बात है। तो देखो समय की अनुकूलता इसलिए जरूरी है, समय निकलने के बाद नहीं आता, ठीक है। तो लिखो समय की अनुकूलता, समय अनुकूलता का सिद्धांत क्या कहता है? देखो संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषण सामग्री को संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषण सामग्री को
संप्रेषण सामग्री को उचित समय में उचित समय में संप्रेषियों तक पहुंचाना, उचित समय में संप्रेषियों तक पहुंचाना। स्पष्टता व सतर्कता। देखो, विषय वस्तु या संप्रेषण सामग्री स्पष्ट होनी चाहिए और उसके प्रति संप्रेषण ग्रहण करता सतर्क व्यक्ति हो। स्पष्टता क्या कहती है? स्पष्टता व सतर्कता का सिद्धांत क्या है? देखो, लिया सतर्क होना, अलर्ट होना, अलर्ट, अटेंशन प्लीज, फलानी गाड़ी इस नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो बोलते हैं ना अटेंशन करने, सतर्क होता है। हाँ, अपने बैग लेके कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो, जब स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग हो, सब इस पे लगेगी। देखो, वो गलत है, मैंने भी हिंदी पढ़ी है थोड़ी बहुत, ध्यान रखना। अरे सतर्कता, और आप बोल रहे हो कि ऐसे सही है ना। देखो यार, अब समझना, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये वाला जो र होता है ना, ये र ऊपर र, जब अपन किसी चीज को ऊपर से नीचे डालते हैं ना तो आगे गिरती है। ध्यान रखो, आगे गिरती है, आगे। हिंदी वाले